अनदर व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको अनदर व्यू पॉइंट के वीडियोस रेलिवेंट नॉलेज दे रहे हैं रियल एस्टेट के बारे में। और आज तो एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिस टॉपिक को आपको पूरा देखना है। रीज़न है कि आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों ने फ्लैट ख़रीदा, एक टाइम पे उस फ्लैट की कीमत 1.25 करोड़ हो गई थी, लेकिन 6 महीने बाद वही फ्लैट 1 करोड़ में भी नहीं बिक रहा। क्यों होता है ऐसा? पूरा वीडियो देखिए और समझिए। जनरली फ्लैटों की कीमत में ठहराव या उसमें गिराव कब आता है, उसके कुछ बहुत बेसिक लॉजिकल रीजंस हैं। मान लीजिए एक टावर बना है, बहुत सुंदर बना, बनते समय एक हाइप क्रिएट होता है, बिल्डर प्राइस लिस्ट रिवाइज कर रहा होता है, लेकिन आफ्टर पोजीशन बिल्डर का तो प्राइस लिस्ट का काम खत्म। मार्केट डिसाइड करेगी किस रेट पे ट्रेड हो रहा है। मार्केट दो चीज़ों से डिसाइड करती है। मान लीजिए नियर बाई कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है और उस प्रोजेक्ट के आने तक ज़मीनों का रेट बहुत बढ़ गया, तो बट ऑब्वियस है कि जो नया बिल्डर आएगा वो प्राइसेस बहुत हाई रखेगा। पुराने का भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसने ज़मीन सस्ती ली थी, उसकी कंपटीशन की स्टेज में आ गया है। उस समय 4 साल 5 साल जब तक वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, मटेरियल जो भी लगा, सीमेंट सरिया, उसके रेटों में भी फ़र्क था। लेकिन अब उसके पास मान लीजिए 50 फ्लैट बचे हैं, तो जाते जाते वो क्यों ना प्रॉफिट कमाए। बगैर किसी लॉजिक के सिर्फ नए बिल्डर का रेट देख करके अपने प्राइसेस को बहुत फास्ट बढ़ा देते हैं और बढ़ा करके आपको टांग करके चले जाते हैं बाहर। होता क्या है कि जो नया प्रोजेक्ट आया है वो प्राइस के हिसाब से एमिनिटीज़ भी देगा, वो उसको अल्ट्रा प्रीमियम कम्युनिटीज़ में डेवलप कर सकता है। और एक अल्ट्रा प्रीमियम है, एक सिर्फ प्रीमियम है। देयर इज़ हेल ऑफ डिफरेंस, बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों में। क्लब हाउस का, कॉमन एरिया का, पार्कों का, बाकी एमिनिटीज़ का भी बहुत फ़र्क होता है। इवन आज जो हाई फाई दरवाज़ों में लॉक्स लगते हैं जिनको छूते ही टूं टूं आवाज़ आती है, वो खुल जाता है, फिंगरप्रिंट से चलता है, वो सब लॉक्स काफ़ी कॉस्टली मटेरियल होता है। 25-25, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख का लॉक है। तो जो आदमी प्रीमियम दे रहा है वो उस तरह की चीज़ें भी लगाता है, ब्रांडेड। अब होता क्या है कि बगल वाला तो बहुत प्रीमियम लेके आ रहा है, बीच वाला जो आपका प्रोजेक्ट है जब आपको हैंड ओवर हो रहा है तब तक रेट उसने भी अच्छे से बढ़ा दिया, आप बहुत खुश हुए कि यार रेट बढ़ गया। अब बगल वाले का रेट बढ़ता जा रहा है, उसकी प्राइस लिस्ट है, तो वो अपनी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ रेट बढ़ा रहा है, तो आप लोग भी सोचते हैं कि अब हमारे भी रेट बढ़ेंगे। नहीं बढ़ेगा। उसका रीज़न है, एक लेवल तक चीज़ मार्केट एक्सेप्ट करती है, उसके बाद जब मार्केट देखती है कि जब आप भी रेट बढ़ा ही रहे हो, आपकी कंस्ट्रक्शन भी पुरानी हो रही है, तो वो नए वाले में ऑप्ट करना बेटर समझता है, क्योंकि आपकी यूनिट लेकर के उसको सारा डाउन पेमेंट करना है। एक अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट में उसको किस्तों का सहारा मिल जाता है, उसकी ईएमआई भी कम आती है। तो कस्टमर शिफ्ट होता है फ्रॉम अ ओल्ड प्रोजेक्ट टू न्यू प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ ओवर हाइप प्राइसिंग। वो डेफिनेटली उसमें ना जाके दूसरे में जाता है। जब कस्टमर ही नहीं होता तो इंसान घबराता है, और घबरा करके एक आदमी सस्ता बेच देता है, मार्केट में इस्टेब्लिश हो जाता है कि फ्लैट का रेट इतने में बिकता है। तो एक तो रीज़न ये है कि व्हेन देयर इज़ नियर बाई कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसकी प्राइसिंग की वजह से इफेक्ट पड़ता है। अगर उसका प्राइस ज़्यादा है तो आपका बिल्डर प्राइस बढ़ा देता है, जो कि मार्केट नहीं एक्सेप्ट करती। अगर उसका प्राइस कम है तो भी रेट गिरता है कि बगल वाले में तो कम में मिल रहा है, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, ऊपर से साथ में किस्तों में मिल रहा है। अब वो बने ना बने भगवान जाने, लेकिन किस्तों में मिल रहा है, इसकी वजह से आदमी उसमें शिफ्ट हो जाता है। दो एंड यूज़र होता है जिसको प्रोडक्ट को यूज़ करना है, जिसको उसमें रहना है, वो भी सोचता है कि अगर किसी में एमिनिटीज़ अच्छी हैं तो यहाँ अभी किराए पे ले लेते हैं, बाद में वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। कई ऐसे प्रोजेक्ट जीरकपुर में हैं जो बने बहुत सुंदर हैं, पर आज वहाँ ट्रांजेक्शन्स बहुत कम हो रही हैं ड्यू टू दिस रीज़न कि अल्टरनेट ऑप्शंस बहुत अच्छी आ रही हैं। तो एक तो ये रीज़न है। सेकेंड सिंपल सा रीज़न है ओवर सप्लाई। एरिया में कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, कोई कॉलेज स्कूल नहीं है, ताने जा रहे हैं बिल्डिंग पे बिल्डिंग, 25% दो, 10% दो। शुरुआत में घुसना तो बड़ा आसान है, बाद में जब किस्तों का बोझ पड़ता है तो आदमी पैनिक होता है। और ओवर सप्लाई का मतलब, बेचने के लिए जाते हो आप तो रीसेल में कोई लेना नहीं चाहता, बंदा कहता है हम डायरेक्ट बिल्डर से लेंगे। जब ओवर सप्लाई दो चीज़ों से डिफाइन होती है, एक तो नंबर ऑफ बायर्स आर लेस, प्रॉपर्टी आर मोर। सेकेंड थिंग, उसमें कोई फिजिबिलिटी नहीं आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका फ्लैट रेडी टू मूव होने के बाद भी किराए पे नहीं चढ़ रहा, तो खाली फ्लैटों का वैसे ही डिप्रेशन आता है और उस रिसेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आपके फ्लैट रेंटल इनकम ही नहीं दे रहे तो उसमें रेट बढ़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसका उल्टा होता है, जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो, फ्लैट इतने अच्छे बने हों, आसपास कोई अच्छा आईटी का एरिया हो, आईटी का हब हो। फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट रोड में जेएलपीएल वगैरह है, आपका मेडेलियन है, इन्होंने जो भी फ्लैट बनाए सुपर हिट, रेंट पे मिलते ही नहीं। मार्बिला ग्रांड है, फर्स्ट क्लास रेट बढ़े। एक टाइम तक वहाँ रेट नहीं बढ़ रहे थे, बट जैसे जैसे आईटी सेक्टर उठ के आने लगा तो यहाँ पे रेट बढ़ने लगे।
तो ओवर सप्लाई भी एक बहुत मेजर कारण है। ओवर सप्लाई की आपको प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए कि आप जहाँ पे फ्लैट इन्वेस्ट कर रहे हैं या ख़रीद रहे हैं या रेडी टू मूव में ले रहे हैं, वो आप क्या सोच के ले रहे हैं कि नहीं जी हमको तो रहना ही यहाँ पे है तो भैया रहो, रेट नहीं बढ़ेगा तो उसके लिए किसी को ना कहो। रेंटेबिलिटी एक बहुत मेजर कारण है फ्लैटों की प्राइसेस के। अब जहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने अभी बताया कि ले लीजिए आप मार्बेला ग्रांड, 1-1 लाख रुपए किराया भाई, 1 लाख रुपीज़ रेंट। तो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक कॉमर्शियल जैसी रिटर्न दे रही है। 2.5-3 करोड़ का फ्लैट है, 1 लाख रुपए किराया है, और जो 1 लाख रुपए किराया देता है वो भी हल्का आदमी नहीं होता, हाई क्लास सोसाइटी का बंदा होता है, कोई सीईओ है किसी कंपनी में, कोई एमडी है, ऐसे लोग ले रहे हैं। एमिनिटीज़ इतनी अच्छी हैं कि इसकी वजह से उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे, आसपास स्कूल बहुत अच्छे हैं, इन सब चीज़ों का डायरेक्टली फ़र्क पड़ता है। अगला एक रीज़न है कि आप जिस प्रॉपर्टी को ख़रीद रहे हैं उसके अलावा आसपास क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज आसपास है, हॉस्पिटल कोई बड़ा, तो अनरेंटेबिलिटी मतलब किराए में न चढ़ने की परिस्थिति भी एक कारण है कि फ्लैटों के रेट स्टैग्नेंट हो जाते हैं, और अगर वो खाली ही पड़ा है, प्रोजेक्ट चढ़ ही नहीं रहे हैं, तो वो गिरने लगते हैं। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको जनरली बिल्डर इग्नोर करते हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट। आज जिस भी प्रोजेक्ट में आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट बिकने के बाद भी रेट रुके नहीं और बढ़ते चले गए, वेरियस रीजंस हैं उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन गिरने का रीज़न क्या है? मेंटेनेंस को बिल्डर बहुत, चूँकि रेरा में प्रावधान कर दिया गया है कि 3 साल तक मेंटेन करना है, तो वो मजबूरी में 3 साल मेंटेन करते हैं। जैसे ही 3 साल पूरे हुए आरडब्ल्यू बना के हैंड ओवर कर देते हैं। कई बिल्डर तो ऐसे हैं कि रेरा का जो प्रावधान है वो ये है कि मेंटेनेंस आपकी रहेगी, मगर वो फिर भी आरडब्ल्यू बना के उसको मेंटेनेंस हैंड ओवर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी भी प्रोजेक्ट का फ्यूचर उसकी मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है। प्रोजेक्ट का क्यों, तो आपका नहीं डिपेंड करता। आप अपने शरीर को नहीं मेंटेन करेंगे तो कहीं टेढ़ा हो जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बाल झड़ जाएंगे, कई दुनिया भर की चीज़ें। तो आप मेंटेन रखिए, आप डेली व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो आपको ना शुगर होगी ना वो। इसी तरह से फ्लैट है, अगर वो मेंटेन नहीं रहेगा तो चपरिया गिरने लगेगी, कहीं से कहीं बालकनी हिलने लगेगी, कहीं पे आपका दीवारों का पेंट उतरने लगेगा, और एक बार बिल्डर चला गया फिर वो दोबारा पेंट नहीं करता प्रोजेक्ट में। इसका सॉल्यूशन ये है कि मेंटेनेंस एजेंसी, अगर बिल्डर जा भी रहे हैं तो उनको अच्छी मेंटेनेंस एजेंसी हायर करके आरडब्ल्यू को हैंड ओवर करनी चाहिए। मैं ऐसे बीसों प्रोजेक्ट के एग्जांपल दे सकता हूं, पर उसमें नाम लेना पड़ता है, जिससे कुछ लोग खुश हो जाते हैं, कुछ लोग नाराज़। हम किसी को खुश और नाराज़ नहीं करना चाहेंगे। या आप देखिए, जो प्रोजेक्ट डिलीवर होने के बाद भी 5-7 साल तक बिल्कुल चमक रहे हैं फर्स्ट क्लास, गुड़गांव में ले लीजिए, बेंगलोर में ले लीजिए, मोहाली में ले लीजिए, वो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे आप पुराना फ्लैट भी लेते हैं, अगर 4 साल पुराना भी लेते हैं तो भी प्राइसेस अप्रिशिएशन होते हैं, क्योंकि वो बाहर से बहुत सुंदर ढंग से मेंटेन्ड होते हैं, गार्डन मेंटेन्ड होते हैं, प्लम्बिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सीपेज नहीं होता। अगर मेंटेनेंस नहीं है तो यही सब चीज़ें फ्लैटों की वैल्यू को गिरा देती हैं। सीपेज एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर उसको ठीक से एड्रेस नहीं किया गया तो लोग फ्लैट फेडअप होकर बेच देते हैं। इसी तरह से कुछ फ्लैटों में नोना लगता है, चूना टाइप की एक चीज़ लग जाती है, भुर भुर करके गिरती है, वो एक अस्थमा के पेशेंट के लिए और बाकी लोगों के लिए बहुत हानिकारक चीज़ है। तो इन चीज़ों पे तुरंत इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, तुरंत रेक्टिफाई करना चाहिए कि कहाँ से सीपेज आ रही है, उसको ठीक करना चाहिए। तो मेंटेनेंस इज़ ए मेजर इशू। कई बार आदमी कहता है कि अपना है चलो चलने दो, अरे अपना तो फिर बहुत कुछ है, फिर चलने दो। तो अनप्रोफेशनल मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि फ्लैटों के रेट उसकी वजह से कई बार गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे रीज़न है जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी डिक्लेयर कर दे जिस पॉलिसी के तहत टैक्स ज़्यादा हो जाए, सर्कल रेट बढ़ जाए, सर्कल रेट बढ़ने से स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा बढ़ गया, तो बायर की जो कम्युनिटी है उसको हिट करती हैं ये चीज़ें। इसी तरह से बैंक में आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, तो बट नेचुरल है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट होनी है उसमें जो आपकी किस्त है वो बढ़ जाएगी, बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो ये जो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत मायने रखते हैं इस चीज़ में कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लिक्विडेट हो रही है कि नहीं। इसका भी सॉल्यूशन है। अरे भाई, अगर इस तरह का कुछ हो गया और आपको एग्ज़िट करना है, निकलना है, तो बेशक रेट गिर रहा है पर समय से निकलना हो जाओ, नहीं तो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है होल्डिंग की कॉस्ट। अगर आपकी कोई चीज़ बेचने का मन बनाने के बाद 10 दिन में बिकती है और वही चीज़ 10 महीने में बिकती है, तो आप सोच लीजिए आपको कितना नुकसान हुआ। एक और रीज़न है फ्लैटों के प्राइसेस के गिरने का, अगर उस सोसाइटी में कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है जिस दुर्घटना से अखबार में आ जाए, पूरे एरिया में पता चल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल कोई बिल्डर नहीं देख रहा कि हाई टेंशन तार जा रही हैं ऊपर से, घर के बगल से, फ्लैट के बगल से एसटी लाइन जा रही है,
और जिंदा स्टील लाइन जा रही है जहाँ झुन सी आवाज़ आती रहती है। आप नीचे जाके कभी खड़े हो जाओ, मोबाइल चलना बंद हो जाता है। तो अब ऐसी जगह में अगर आप फ्लैट ले लेते हैं, आप गलती से भी ले सकते हैं कि हो सकता है आप, आजकल आईटी का ज़माना है तो वर्चुअल विजिट में तार दिखाएगा ही नहीं वो, तो एक्चुअल विजिट करिए, जाके देखिए अगर तार वार है, दूर रहिए ऐसी प्रॉपर्टी से। मैं तो कहता हूँ ऐसे प्रोजेक्ट से दूर रहिए जिस प्रोजेक्ट के बीच से तार निकलती हो, क्योंकि वो ज़मीन सस्ती मिलती है इसलिए ख़रीद के वहाँ टावर बना दिए जाते हैं। 2 टावरों के बीच से तार निकल रही है, पार्क के ऊपर से तार निकल रही है, बोलते हैं हमने ये हमारी ग्रीन बेल्ट है जी, ये हमारा पार्क है जी। अच्छा, अब वो जो नकली नक्शा बना के वो देखते हैं, दिखाते हैं आपको, उसमें वो हाई टेंशन तार नहीं दिखाते। आप उनको बोलो अप्रूव्ड मैप दिखाओ यार अपना जिसमें मोहर लगी है, उसमें वो हाई टेंशन तार दिखाई जाती है, लाल रंग से, ब्लू कलर से वो तार जा रही है। आप पूछो यार ये किस चीज़ की लाइन खींची है, ओके कहो सर वो हाई टेंशन तार जा रही है, हम इसको निकाल देंगे, तुम वहाँ से निकल लो। कोई हाई टेंशन तार को चेंज कराना या उसको निकालना इतना आसान काम नहीं है। ये 100 वर्ष की प्लानिंग करके ये तारें निकाली गई हैं और इसको निकालने में इतना खर्चा आता है कि नॉर्मल आदमी की, समझ जाओ, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी ही नहीं खरीदेंगे तो गिरने की चिंता किस बात की। धन्यवाद।